नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, 5 की मौत, पारा 44.8 डिग्री पहुंचा। झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी और तेज धूप ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के कई जिलों में गर्म हवाओं और लू का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है और लोग जरूरी काम को लेकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने 25 और 26 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव यानी लू चलने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और तेज धूप से बचने की अपील की है। मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार राज्य में सबसे कम तापमान गोड्डा में 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इस दौरान सबसे अधिक 6.8 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। जनजातीय महाकुंभ में अमित शाह का ऐलान, आदिवासियों को डरने की जरूरत नहीं। दिल्ली के रामलला मैदान में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन धूमधाम से हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने जनजातीय महाकुंभ को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने देश भर से आए जनजातीय समाज को आश्वस्त करते हुए साफ कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से आदिवासियों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगने वाली। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह दुष्प्रचार एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। यूसीसी जनजातियों को उनकी संस्कृति और परंपराओं से वंचित कर देगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंच से घोषणा करते हुए कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री होने के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूसीसी का कोई भी प्रावधान वनवासी जगत या व्यक्ति पर लागू नहीं होगा और न ही उनके अधिकारों को कोई अतिक्रमण होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि भाजपा शासित 2 राज्यों गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जा चुका है, जहां विशेष प्रावधान करके पूरी जनजातीय आबादी को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है। गिरिडीह वन में लौटा 28 हाथियों का झुंड। गिरिडीह वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत पीराटांड के दुधनिया गांव के पास सरिया क्षेत्र से आए 28 जंगली हाथियों के झुंड को वन विभाग ने 2 दिन की कड़ी मकसद के बाद सुरक्षित वनों में लौटा दिया है। विभाग ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से लगातार ट्रैकिंग किए जाने और विशेष ड्राइव टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम, क्यूआरटी और वाहनों तथा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से यह कार्य हुआ है। वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके रवि ने बताया है कि मानव हाथी द्वंद को रोकने के लिए रात भर ड्राइव जारी रखी गई। इस दौरान हाथियों को पीराटांड के दुधनिया, कठवारा, कुम्हार लालो और नवाडीह, प्रतापपुर, पारसबनी, जंगो, बिष्णुपुर, खेता डाबर व अंगिया होते हुए उनके प्राकृतिक कॉरिडोर की ओर लौटाया गया। ड्राइव के दौरान वन कर्मियों ने शांत और नियंत्रित तरीके से मार्गदर्शन किया ताकि कोई मानव क्षति या जीवों का अप्रिय झगड़ा न हो सके। रांची में 18 माह की अदिति का जानकारी देने वालों को 1 लाख तक का इनाम। राजधानी रांची से बीते कई दिनों से लापता 18 माह की बच्ची अदिति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। बच्ची के गायब होने के बाद से पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है और आम लोगों से भी मदद की अपील की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची पुलिस ने बच्ची के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए तक का इनाम घोषणा की है। पुलिस की ओर से जारी अपील के बाद पूरे इलाके में बच्ची की तलाश को लेकर चिंता का माहौल है। परिवार के लोग भी बच्ची की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पुलिस के मुताबिक बच्ची सदर थाना क्षेत्र के कोकर स्थित खोरहा टोली इलाके से लापता हुई है। घटना के बाद पुलिस लगातार बच्ची की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आम लोगों से भी सहयोग की मांग की। मामले को लेकर रांची पुलिस ने कहा है कि बच्ची के बारे में पुख्ता जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। झारखंड की हर पंचायत 2028 तक होगी हर घर जल प्रमाणित।
राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच हुए इस MOU के मुख्य उद्देश्य दिसंबर 2028 तक झारखंड की प्रत्येक गांव पंचायत को हर घर जल प्रमाणित बनाना है। इस MOU के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों को पूरी तरह बदलने और उन्हें दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए कई ढांचागत, नीतिगत और डिजिटल सुधारों का खाका तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद किए गए इस MOU की कॉपी मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और वित्त विभाग के सचिव सहित केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिया गया। MOU में यह स्पष्ट किया गया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लागत या समय की देरी पर केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। सरना, सनातन और हिंदू में अंतर नहीं, बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मांझी ने कांग्रेस और झामो पर आदिवासी समाज को बांटने और तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में रविवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा है कि सरना, सनातन और हिंदू में कोई अंतर नहीं बल्कि उनमें समानता है। ये प्राकृतिक पेड़, पहाड़, पत्थर, जल, धरती माता की पूजा करते हैं। सरना, सनातन और हिंदू में ही जाति व्यवस्था है। यह जातियों की अनेकों समूह है। उन्होंने उक्त राजनीतिक दलों से कहा है कि समाज को बांटने और मूल आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने की उनकी साजिश कतई सफल नहीं होगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रसाद और प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज भी उपस्थित थे। भाजपा नेता ने कहा है कि कांग्रेस और झामो वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी समाज में विभाजन पैदा करने का काम कर रहे हैं। पेशा कानून के नियमावली में आदिवासी परंपराओं और रूढ़िगत व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया गया। वोट बैंक की राजनीति के लिए यहाँ के आदिवासी जनजाति को मूल समाज है, उनको कैसे समाज से अलग किया जाए, उनमें अलगाव पैदा किया जाए, इसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। सीएम हेमंत आज से शुरू करेंगे विभागों की मैराथन समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार से विभागों की मैराथन समीक्षा बैठक की शुरुआत करेंगे। 25 मई से लेकर 11 जून 2026 तक प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित होने वाले इस उच्च स्तरीय बैठक में सरकार के सभी प्रमुख विभागों के कार्यों, योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठकों में संबंधित विभागों के मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव भी सम्मिलित रहेंगे। सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा बैठकें प्रतिदिन 2 सत्रों में होगी। पहले दिन जल संसाधन विभाग, वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, लंबित परियोजनाओं और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं पर विशेष जोर देंगे। इसके अलावा हाल के दिनों में मुख्यमंत्री द्वारा की गई नई घोषणाओं और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। सरकार की मंशा है कि विभागीय समन्वय बढ़ाकर विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जाए। झारखंड में बढ़ा सर्पदंश का खतरा, जिलों को अलर्ट। झारखंड में मानसून की आहट और उमस भरी गर्मी के साथ सर्पदंश का खतरा भी बढ़ गया है। राज्य में 4 साल में सर्पदंश के मामले में 10.4 गुना वृद्धि दर्ज की गई। इस साल अप्रैल तक 561 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सर्पदंश की घटनाओं में लगातार वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट करते हुए आकस्मिक घटनाओं से बचाव, रोकथाम तथा उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज में एंटी-स्कैन वेनम सिरप की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा ताकि मरीजों का समय पर उपचार किया जा सके। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को नेशनल स्नेक बाइट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड में भीषण गर्मी से 5 की मौत। झारखंड में चिलचिलाती धूप और गर्म लहर लोगों की जान ले रही है। शनिवार और रविवार की तपिश में पूर्वी सिंहभूम में 4 व पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1 की जान चली गई। रविवार को राज्य के 15 जिलों में अधिकतम पारा 40 डिग्री या उससे पार दर्ज किया गया। मेदिनीनगर और गढ़वा 44 डिग्री तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म शहर रहा है। न्यूनतम तापमान का मीटर भी चढ़ रहा है। रविवार को बोकारो, जमशेदपुर, कोडरमा और चतरा का न्यूनतम पर 29 डिग्री रहा। वहीं गर्मी से मौत की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम के कुआली स्थित मटियाल गांव में लू से 30 वर्षीय मोहन सरदार की मौत हो गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में संतोष उर्फ राजू पगला सड़क किनारे अचानक गिर पड़ा और मौत हो गई। वहीं टाटानगर स्टेशन पोर्टेको के पास एक अज्ञात युवक अचेत मिला था।
होर्मुज स्ट्रेट सबके लिए खुला रहे। भारत और अमेरिका ने रविवार को इस बात पर सहमति जताई है कि होर्मुज सभी के लिए खुला रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद कहा है कि दोनों देश यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईंधन की आपूर्ति सुचारू बनी रहे और कीमतें आम लोगों की पहुंच में रहे। जयशंकर ने भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए वैश्विक स्थिरता के लिए एक रणनीतिक 5 सूत्री खाका प्रस्तुत किया। कहा है कि भारत संघर्षों के समाधान के लिए संवाद व कूटनीति का समर्थक है, निर्बाध समुद्री व्यापार का समर्थन करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की मांग करता है और बाजार हिस्सेदारी तथा संसाधनों को हथियार बनाने के खिलाफ है। वार्ता में जयशंकर ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि पश्चिमी एशिया संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को किस प्रकार गंभीर रूप से प्रभावित किया और आर्थिक परेशानियों को जन्म दिया है। वित्त रहित संस्थानों के लिए बनेगी नियमावली। झारखंड के वित्त रहित संस्थानों के लिए नई नियमावली बनेगी। इसमें वित्त रहित हाई स्कूलों में अब 9वीं 10वीं के अलावा 11वीं 12वीं की पढ़ाई हो सकेगी। वहीं वित्त रहित इंटर कॉलेजों में 11वीं 12वीं के अलावा 9वीं 10वीं की पढ़ाई हो सकेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व संस्था विभाग की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि अब कोई नया वित्त रहित संस्थान अगर प्रस्वीकृति लेना चाहता है तो उसे 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं रखनी होगी। प्रस्ताव को अब शिक्षा विभाग के विभागीय मंत्री सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा जाएगा। इसके बाद अंतिम रूप से इस पर निर्णय हो सकेगा। शिक्षा विभाग को सौंपी गई कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रस्वीकृति लेने के लिए नियम में बदलाव किए गए हैं। इसके लिए एक निश्चित राशि भी निर्धारित की गई है। जो कि वित्त रहित हाई स्कूल या इंटर कॉलेज चल रहे हैं वह 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं की पढ़ाई शुरू करने के लिए राशि देनी होगी। लैब असिस्टेंट नियुक्ति प्रक्रिया की शर्त रद्द। झारखंड हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विज्ञापन के उस शर्त को रद्द कर दिया है जिससे स्नातक स्तर पर संबंधित विषयों को 2 या 3 साल तक पढ़ने की अनिवार्यता रखी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन की शर्त वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती। अदालत ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया झारखंड गवर्नमेंट स्कूल टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2012 के तहत संचालित होती है। इन वैधानिक नियमों में कहीं भी संबंधित विषयों को 2 या 3 साल पढ़ने की बाध्यता नहीं है। अदालत ने डॉक्टर मीता सहाय बनाम बिहार राज्य के मामले का हवाला देते हुए कहा है कि विज्ञापन की शर्तें यदि वैधानिक नियमों के विपरीत है तो नियम ही प्रभावी होंगे। रांची एरिया बोर्ड के 12 लाख लोगों को निर्बाध बिजली चुनौती। झारखंड गठन के 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी राजधानी समेत 5 जिलों की कमान संभालने वाले रांची विद्युत एरिया बोर्ड का विभाजन अधर में लटका है। इसके चलते क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देना एक बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल पिछले 28 दशकों में इस एरिया बोर्ड के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 12 लाख के पार हो चुकी है, लेकिन इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया। वर्तमान में रांची एरिया बोर्ड के कंधों पर रांची शहर के 6 लाख और रांची सर्किल के 7 लाख उपभोक्ताओं के अलावा खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला जैसे बड़े जिलों की विद्युत व्यवस्था के संचालन का जिम्मा है। गौरतलब है कि पूरे झारखंड में कुल 7 विद्युत एरिया बोर्ड कार्यरत हैं। अन्य सभी बोर्ड में उपभोक्ताओं की संख्या रांची की तुलना में काफ़ी कम है, जिससे वहां निर्बाध बिजली आपूर्ति और प्रबंधन करना बेहद ही आसान होता है। इसके विपरीत कार्यक्षेत्र अत्यधिक बड़ा होने के कारण रांची एरिया बोर्ड की पूरी ताकत केवल रांची शहर और रांची सर्किल तक ही सीमित रह जाती है। बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। आगामी ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर रविवार को समाहरणालय में डीसी मंजुनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसएसपी राकेश रंजन समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में बकरीद पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, बिजली पानी की निर्बाध आपूर्ति और संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। महावीर मंडल, सेंट्रल होर्मज कमेटी और अंजुमन इस्लामिया, गुरु नानक समिति और अन्य संगठन के सदस्यों ने प्रशासन को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। डीसी मंजुनाथ भयंत्री ने कहा है कि रांची में सभी पर्व त्यौहार हमेशा शांति और भाईचारे के माहौल में संपन्न होते रहे हैं और इस परंपरा को आगे भी बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सीजीएल में 12,256 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक
स्तरीय परीक्षा 2026 की सूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में कुल 12,256 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 23 जून 2026 निर्धारित की गई है। वहीं आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए करेक्शन विंडो 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक खुला रहेगी। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार CGL 26 की TRE 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगस्त सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। इसके बाद TRE 2 परीक्षा दिसंबर 2026 में संभावित है। परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध है। वहीं SSC CGL परीक्षा से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप B एवं ग्रुप C के पदों पर नियुक्ति होगी। पलामू के रामपुर कांड में 17 नामजद समेत 47 पर केस दर्ज। पलामू के चैनपुर स्थित रामपुर गांव में शनिवार को दिन में भूमि विवाद में हुई गोलीबारी में पुलिस ने 17 नामजद और 30 अज्ञात समेत 47 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी मधु चौधरी के फर्द बयान पर चैनपुर थाने में दर्ज की गई। मधु चौधरी गोली लगने से मृत सिकंदर चौधरी के पिता हैं। उन्हें भी गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि चैनपुर थानेदार लालजी ने बताया कि नामजद आरोपियों में रामपुर गाँव के मंटू सिंह, गोलू सिंह, बादल, गगन भी शामिल हैं। गौरतलब है कि शनिवार को रामपुर में एक जमीन पर घर बनाने के विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प और गोलीबारी हुई थी। धन्यवाद।